Hello everyone and welcome to yet another video of RBT Learnings. First of all, Happy New Year to everyone and I hope आप लोग सभी सेफ होंगे. कोरोना का इफेक्ट अभी तक पूरी तरह से गया नहीं है, so it's very important for all of us to keep safe, to be very careful and तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में जो डिस्कशन करने वाले हैं इट्स वन ऑफ द टॉपिक जो हम लोग डेली बेसिस पे न्यूज़ में सुनते हैं कि रुपया गिर गया या रुपया चढ़ गया, ऊपर आ गया, रुपी बिकेम स्ट्रॉन्गर और रुपी बिकेम वीक. मे बी इट्स मोस्टली इन कंपैरिजन टू यूएस डॉलर्स. तो हम आज उसके बारे में डिस्कशन करते हैं थोड़ा सा कि एग्जैक्टली ये जो रुपीज़ का ऊपर उठना या चढ़ना या स्ट्रांग होना या वीक होना, ये एग्जैक्टली क्या है और इसके पीछे की क्या कहानी है, क्यों होता है और ये कहाँ होता है. तो बिफोर starting discussion on this topic, I would request you to please subscribe to this to my channel so that you are well informed about any new videos which are coming up. So starting with the topic that we want to discuss, rupees का जो value होता है रुपीस का, वो ऊपर नीचे कैसे होता है. सबसे पहले तो हम जान लेते हैं कि ये होता कहाँ पर है. ये जो होता है रुपीस का ऊपर चढ़ना या गिरना इन कंपैरिजन टू एनी अदर करेंसी, वी विल टॉक विद रेफरेंस टू यूएस डॉलर्स. ये जो होता है ये फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में होता है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल फॉरेन एक्सचेंज मार्केट होता क्या है. फॉरेन एक्सचेंज मार्केट इज नथिंग बट अ ग्लोबल मार्केट है जहाँ पर डिफरेंट करेंसीज की ट्रेडिंग होती है, डिफरेंट करेंसीज फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज. अभी क्वेश्चन आता है कि लाइक लोग नॉर्मली कपड़े खरीदते हैं या फिर फर्नीचर खरीदते हैं, खाने का सामान खरीदते हैं, कंज्यूमर गुड्स खरीदते हैं, पर कोई करेंसी क्यों खरीदेगा. सो इसका आंसर ये है कि हम लोग आज के टाइम पे ग्लोबल इकोनॉमी में रहते हैं. तो लाइक वी ट्रेड अमॉन्ग द कंट्रीज. एक कंट्री दूसरे कंट्री से सामान मंगवाता है या फिर बेचता है. तो कभी कभी क्या होता है कि हम लोग जिस कंट्री से सामान खरीदते हैं तो हमको कभी कभी उस कंट्री के लोकल करेंसी में उनको पे करना होता है. एंड दैट इज वेयर दिस फॉरेन एक्सचेंज मार्केट कम्स इनटू पिक्चर. हमको ये उस दूसरे कंट्री की जो लोकल करेंसी है वो हमको कहाँ से मिलेगी, वो हमको मिलती है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट से. तो इसके लिए फॉरेन एक्सचेंज मार्केट की जरूरत हमको पड़ती है. नाउ द क्वेश्चन इज कि एग्जैक्टली रुपी का जो हम रुपी के कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं, रुपी का जो वैल्यू है आज की तारीख में अगर आप देखोगे तो इट्स लाइक 74-75 रुपीज के बीच में फ्लक्चुएट होते रहता है. एंड इट्स अ वेरी डायनेमिक मार्केट. एवरी सेकेंड में ये वैल्यू चेंज होती रहती है. बट देयर वाज अ टाइम जब है ना $1 वॉज इक्वल टू 1 रुपी. आई एम टॉकिंग अबाउट लाइक 1947 में जब इंडिया इंडिपेंडेंट नहीं हुआ था तब की बात है. एग्जैक्टली उस समय होता क्या था, एग्जैक्टली वी वेर अंडर ब्रिटिश रूल. सो टेक्निकली हमारे ऊपर कोई डेब्ट नहीं था. एंड दैट इज व्हेन द वैल्यू ऑफ $1 वाज 1 रुपी. लेकिन जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ तो उसके बाद वी नीडेड मनी. हम लोग को अपनी खुद की इंफ्रास्ट्रक्चर बनानी थी. हमको अपना खुद का हॉस्पिटल्स हो या फिर हेल्थ केयर सेक्टर हो, एजुकेशन सेक्टर हो, इंडस्ट्री हो, वो सब इस्टेब्लिश करने के लिए हमको पैसे की जरूरत थी. तो जो पैसे की जो जरूरत थी उसको देखते हुए हमने है ना अपनी जो वैल्यू है रुपी की उसको हमने डी वैल्यू कर दिया इन कंपैरिजन टू यूएस डॉलर. सो दैट बाहर से कंपनीज आके हमारे यहाँ पर इन्वेस्ट करेंगे, जिसको हम आज की तारीख में बोलते हैं फॉरेन एफडीआई जो बोलते हैं, एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एंड एफएफआई ऑल्सो. तो उस सिलसिले में क्या होता है कि लाइक एक कंट्री की अगर करेंसी थोड़ी सी कम हो जाती है विच मीन्स वहां पर है ना चीजें चीप हो जाती हैं, तो फॉरेन से है ना इन्वेस्टमेंट के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं. ये देख के कंट्रीज, दूसरी कंट्रीज या दूसरी जो कंपनीज होती है वो ये देखते हैं कि यहाँ पर है ना मुझे लाइक सर्विसेज हो या फिर गुड्स हो या फिर एनी काइंड ऑफ लेबर हो, वो सब चीप मिल रहा है. तो दे आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स the country for their investment. And obviously it's not only about all these factors. इसके साथ साथ और भी factors मैटर करते हैं for a country to make investment into some other country. Like जो labor मुझे मिल रहा है, it's not only needed to be cheap, it has to be well educated and well skilled laborers होने चाहिए. Country should be geographically थोड़ा सा स्ट्रेटेजिकली प्लेस होनी चाहिए. मार्केट वहाँ का अच्छा होना चाहिए. इंडिया हैज़ अ वेरी ह्यूज मार्केट बिकॉज ऑफ इट्स ह्यूज पॉपुलेशन
तो वो भी एक मैटर करता है. सो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स विच बिकम्स द डिसाइडिंग फैक्टर फॉर ए कंट्री टू इन्वेस्ट इन सम अदर कंट्री. तो हमारे लिए वो सभी चीज़ें है ना इन फेवरेबल कंडीशन में थी. तो बहुत सारे फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स हमारे कंट्री में आए, जिससे है ना हमारा जो फॉरेक्स का रिजर्व हुआ. एक फैक्ट बता दूं, आज की तारीख में हमारा जो फॉरेक्स का रिजर्व है इट्स लाइक नियरली $600 बिलियन का है, विच इज़ अ वेरी गुड अमाउंट. ऑब्वियसली it's something that have been accumulated over the time, but right now we are in a very comfortable position. अभी हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि जो हमने डिवैल्यू किया था रुपी को, वो एग्जैक्टली क्या होता है और कैसे कर सकते हैं एक वैल्यू को डिवैल्यू. एक करेंसी के वैल्यू जो चल रही थी $1 वॉज ₹1, उसको हमने डिवैल्यू करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं. आज की तारीख में भी वो सब होता है, ये स्ट्रेटेजीज आज की तारीख में भी है ना अपनाई जाती है. तो उसमें होता क्या है कि फर्स्ट ऑफ ऑल अगर इकोनॉमिक्स का एक है ना लाइक गोल्डन रूल है, फंडामेंटल बेसिक फंडामेंटल रूल है, इट्स डिमांड एंड सप्लाई. आई थिंक ऑल ऑफ अस नो दिस. डिमांड अगर किसी चीज़ की ज़्यादा है, सप्लाई कम है, तो उस चीज़ का वैल्यू ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा. एंड अगर डिमांड अगर कम है, सप्लाई ज़्यादा है, तो उस चीज़ का वैल्यू घट जाएगा. तो इंटरनेशनल मार्केट में अगर फॉर एग्जांपल रुपी का अगर सप्लाई बहुत ज़्यादा हो रहा है और डिमांड उतनी ज़्यादा नहीं है, तो उसका वैल्यू कम हो जाता है. अगर रुपी का वैल्यू अगर डिमांड अगर बढ़ जाता है, सप्लाई कम हो रही है, तो फिर ऑब्वियसली उसकी वैल्यू बढ़ जाती है रुपी की. तो फॉर एग्जांपल इंपोर्ट एक्सपोर्ट की अगर बात करें, इंडिया इज एक्सपोर्टिंग मच लेसर देन इट इम्पोर्ट्स. हम बहुत ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं और एक्सपोर्ट हम थोड़ा कम करते हैं. तो उस केस में क्या होता है कि हम जब सामान बाहर से खरीदते हैं, इंपोर्ट करते हैं, तो वी नीड टू पे मे बी इन US डॉलर्स. नॉट ओनली US डॉलर्स, कुछ कुछ जगह पे हम यूरो भी यूज़ करते हैं, येन भी यूज़ करते हैं, जापानीज येन भी यूज़ करते हैं. बट जो भी करेंसी हम यूज़ करते हैं, हमको है ना वो पहले वो करेंसी खरीदनी पड़ती है. वो करेंसी खरीदने के लिए हम अपनी जो इंडियन करेंसी है वो देते हैं फॉरेक्स मार्केट में, एंड वी बाय दैट करेंसी, द लोकल करेंसी, चाहे डॉलर्स हो या कोई भी हो. तो उस केस में क्या होता है कि हम मोर एंड मोर करेंसी, इंडियन करेंसी हम मार्केट में रिलीज कर रहे हैं, सप्लाई कर रहे हैं. जैसे सप्लाई बढ़ रही है रुपीस की, हम US डॉलर्स खरीद रहे हैं, सो दैट हम है ना दूसरे देश से सामान खरीद सके. तो हम US डॉलर का डिमांड भी बढ़ा रहे हैं. तो उस केस में क्या हो रहा है कि US डॉलर का वैल्यू बढ़ जाता है, और हमने बिकॉज सप्लाई किया है करेंसीज मार्केट में सो दैट वी कैन बाय डॉलर्स. तो सप्लाई बढ़ने की वजह से इंडियन करेंसी का जो वैल्यू है वो थोड़ा सा कम हो जाता है. तो जो इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट मैटर करता है बहुत ज़्यादा किसी कंट्री के करेंसी को है ना इन्फ्लुएंस करने के लिए. तो अगर किसी भी कंट्री का अगर एक्सपोर्ट ज़्यादा होता है, तो फिर उसकी करेंसी थोड़ी सी स्ट्रांग हो जाती है इन कंपैरिजन टू अदर करेंसीज. नाउ अनदर मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज अगर दूसरी कंट्रीज है ना, दूसरी कंट्रीज या दूसरी कंपनीज अगर इन्वेस्टमेंट करती हैं किसी एक कंट्री पे, तो वो फिर है ना वहाँ की करेंसीज लेके आती हैं. दैट ऑल्सो बिकम्स अ ह्यूज फैक्टर. उससे कंट्री का जो फॉरेन करेंसी का जो रिजर्व होता है वो स्ट्रांग होता है. जैसे कि मैंने बताया कि $600 बिलियन का भी हमारे पास रिजर्व है RBI के पास, हमारा जो सेंट्रल बैंक है. तो उस केस में इट इज़ बोनस फॉर अस. अगर हमको सपोज कहीं से कुछ इंपोर्ट कराना है फॉर एग्जांपल, और वी डोंट वांट टू मेक आवर करेंसी चीपर, उसको वैल्यू हमको कम नहीं करना, तो हम फॉरेक्स से यूज़ कर सकते हैं. वो जो अमाउंट है, चाहे वो डॉलर्स में हो, वो हम मार्केट में पे कर सकते हैं. तो उस केस में क्या होगा, हमने करेंसी रिलीज नहीं की, INR जो इंडियन रुपीज़ हमने रिलीज नहीं की, तो सप्लाई नहीं बढ़ाया, तो करेंसी इंडियन करेंसी की वैल्यू कम नहीं होगी. और अगर हमने US डॉलर्स में पे किया है, तो मतलब हमने US डॉलर्स का सप्लाई हमने बढ़ा दिया है मार्केट में, तो उससे US डॉलर्स के मुकाबले इंडियन करेंसी थोड़ी सी बेटर परफॉर्म करेगी. तो ये जो डिमांड एंड सप्लाई का जो खेल है, यही सारे जो करेंसी की वैल्यू है इसको बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है. देयर आर इन अदर फैक्टर्स ऑल्सो, बट बेसिक चीज़ तो यही है. ठीक है. नाउ फॉर डेवलपिंग कंट्रीज लाइक आवर्स, करेंसी की वैल्यू एक पर्टिकुलर
जोन में रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी ऐसा भी नहीं है कि आई कैन इंक्रीज द वैल्यू ऑफ आवर लोकल करेंसी इनफाइनाइटली, ऐसा भी नहीं है। उसके अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं। एक एग्जांपल देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल सऊदी अरेबिया में फॉर एग्जांपल वो ऑयल, क्रूड ऑयल का वो बिजनेस एक्सपोर्ट करते हैं, ठीक है। एंड ऑल ओवर वर्ल्ड में क्रूड ऑयल का डिमांड बहुत अच्छा है एंड सऊदी अरेबिया बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट भी करता है। तो बिकॉज उसका डिमांड अच्छा है उस प्रोडक्ट का, तो बहुत सारे कंट्रीज उनसे खरीदते हैं। तो उनको है ना, अगर सऊदी अरेबिया अगर बोलता है कि मुझे है ना मेरे लोकल करेंसी पे करो, तो सारी कंट्रीज है ना दे विल ट्राई टू बाय जो वहाँ की जो करेंसी है, सऊदी अरेबिया की करेंसी इज रियाद, तो उसको खरीदने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि सऊदी अरेबिया की जो करेंसी है उसका डिमांड बढ़ जाएगा। उसके डिमांड बढ़ने से क्या होगा कि वहाँ की जो करेंसी है वो बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। करेंसी स्ट्रांग होने का मतलब है वो बहुत एक्सपेंसिव हो जाएगी। वो जब एक्सपेंसिव हो जाएगी तो जो छोटे कंट्रीज हैं, जो पुअर कंट्रीज हैं, जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, वो एक्सपेंसिव चीज़ अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। वो बोलेंगे ठीक है, हम सऊदी अरेबिया से है ना बिजनेस नहीं करेंगे बिकॉज इट इज़ एक्सपेंसिव, तो वो ऑल्टरनेटिव्स ढूंढेंगे। तो उस केस में क्या होगा कि सऊदी अरेबिया को बिजनेस में थोड़ा सा घाटा हो सकता है। तो इसलिए वो क्या करते हैं, वो यूएस डॉलर्स में डील करते हैं, वो अपने लोकल करेंसीज में डील नहीं करते हैं। तो इससे होता क्या है कि उनके जो लोकल करेंसी है उसमें ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता। सो दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल कि हम क्यों अपने करेंसीज को एक्सपोनेंशियली पूरा स्ट्रॉन्गर नहीं कर सकते इन कंपैरिजन टू यूएस डॉलर। नॉट रिकमेंडेड। एक वैल्यू के अंदर रहना चाहिए, एक रेंज के अंदर होना चाहिए। इट्स गुड फॉर द इकोनॉमी। ऑब्वियसली उसका वैल्यू बहुत नीचे भी अगर गिर जाता है तो वी नो कि इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा, महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी विद इन द कंट्री, वो भी एक फैक्टर होता है। ओके, सो ये अपने प्रोज एंड कॉन्स है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखने पड़ते हैं। ये सारा जो रेगुलेशन है वो आरबीआई करता है। आरबीआई हमेशा ध्यान में रखता है कि रुपी कैसा परफॉर्म कर रहा है इंटरनेशनल मार्केट में। कभी कभी है ना रुपी बहुत ज़्यादा गिरने लगता है ड्यू टू सो मेनी रीजंस हो सकते हैं। तो उस समय आरबीआई पिचिंग्स और वो क्या करते हैं, अपने जो फॉरेक्स में जो उसके रिजर्व है $600 उसमें से कुछ डॉलर्स या फिर कोई करेंसी दे के मार्केट में उसका सप्लाई बढ़ाता है और अपनी ही करेंसी को इंडियन रुपीस को वो बाय कर देता है। तो मार्केट में क्या होता है, जो फॉरेक्स मार्केट है वहाँ पर है ना इंडियन करेंसीज की डिमांड बढ़ जाती है और वो जो भी फॉरेन करेंसी यूज़ करके हम इंडियन करेंसीज को बाय कर रहे हैं उस फॉरेन करेंसी की सप्लाई बढ़ जाती है। तो उस केस में क्या होता है, थोड़ा सा स्टेबल हो जाता है। जो रुपीज अगर शार्पली अगर इट्स फॉलिंग डाउन तो वो थोड़ा स्टेबल हो जाता है। दिस इज हाउ आरबीआई काइंड ऑफ मॉनिटर्स एंड टेक प्रिकॉशनरी मेजर्स टू कंट्रोल द वैल्यू। तो गाइस आई होप आप लोगों को एक हल्का सा हाई लेवल आइडिया तो मिल गया होगा कि ये जो रुपी का जो द वे रुपी बिकम स्ट्रॉन्गर और वीक, ये क्या होता है, कैसे होता है, इसको अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स क्या क्या होते हैं। एंड मे बी यू कैन ऑल्सो research more on this if you are interested in this topic. I hope I am able to give you a very high level idea on this topic. If you have liked this video, kindly like it. Thank you so much for watching and I'll be back with another video very soon. And keep safe, keep healthy and take care. Bye bye.